चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। एंड आज की इस क्लास में हम 12th इकोनॉमिक्स इंडियन इको का चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर एलपीजी पॉलिसी 1991। पूरी की पूरी वीडियो में सारे के सारे टॉपिक्स एज वेल एज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन हर एक बातें कवर अप करवाई जाएगी। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप भी मेरे इन टॉपर्स की तरह काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते एंड अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, हमने वहां पे पढ़ा कि आजादी के टाइम पे इंडिया की हालत क्या थी। फिर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कि आजादी के बाद 1950 से लेकर 90 तक स्थिति क्या थी। अब पढ़ना है 1991 की स्थिति, 1991 की स्थिति क्या थी। तो मेरी बात सुनो, जब 1991 का ईयर आया तो बच्चों उस समय हमारे देश की हालात बहुत बुरे हो चुके थे। 1950 से लेके 1990 तक हमने जो भी पॉलिसी अपनाई, शुरू में हमको लगा कि ये हमारी पॉलिसी अच्छी है और अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी। लेकिन 1980s के बाद 1980 के दशक में उन पॉलिसीज ने थोड़ा बेकार परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। एंड इतनी बेकार परफॉर्मेंस दी उन पॉलिसीज ने कि हमारा देश 1991 में एक बहुत बुरी स्थिति में आ गया। हमारे देश के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। हमारे देश के पास जो है विदेशी करेंसी, फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए नहीं थी। देश में कीमतें काफी बढ़ चुकी थी और भी बहुत सारी समस्या आ चुकी थी। तो इन समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एंड देश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने तरकीब लगाई। एंड ये दोनों वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के पास गए एंड उनके पास जाके जो हेल्प मांगी, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ने इंडिया को $7 बिलियन का लोन दिया ताकि देश को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, देश को वापस से बैलेंस में लाया जा सके। एज वेल एज वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ने इंडिया को कुछ सजेशन भी दिए कि इंडिया को एलपीजी पॉलिसी अपनानी चाहिए, कि अगर इंडिया एलपीजी पॉलिसी अपनाएगा तो उसकी वजह से देश वापस से अपने ट्रैक पे आ जाएगा। तो 1991 में हमने वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ की बात मानी, $7 बिलियन का लोन लेकर आए एंड हमने देश में एलपीजी पॉलिसी भी अपनाई। एंड उसकी वजह से आज हमारा देश इस लेवल पे पहुंच चुका है। उसकी वजह से आज हमारे देश में सभी समस्याएं खत्म हो चुकी है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम क्या बोलते हैं जी? इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर आर्थिक सुधार। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाना क्यों पड़ा। इसकी बात मैंने आपसे अभी की कि देश में बहुत सारी समस्या आ गई थी और 1980 के टाइम से ही यह समस्या देश में आने लग गई थी। यह समस्या क्या थी? तो पहली समस्या थी बीओपी का संकट। बच्चों, बीओपी का संकट आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर पढ़ा होगा कि जब एक देश का इंपोर्ट क्या होता है जी, ज्यादा होता है उस देश के एक्सपोर्ट से, तो उस देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट में आ जाता है, इस प्रॉब्लम में आ जाता है। इस केस में फॉरेन करेंसी की देश में क्या होती है जी? शॉर्टेज होती है। एक देश में विदेशी मुद्रा खत्म होने लग जाती है। एंड याद रखिएगा, एक देश को चलाने के लिए, एक देश को आगे बढ़ाने के लिए फॉरेन करेंसी का होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज थी एंड इसी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए और इन्हीं सभी समस्याओं से निपटने के लिए इंडिया कहां गया था जी? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के पास गए थे एंड जाके $7 बिलियन का हम लोग जो है लोन लेकर आए थे। और भी रीजन थे, लेकिन अगर पेपर में एक नंबर में पूछे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाने का मेन रीजन क्या है या फिर सेंट्रल रीजन क्या है, तो आप बोलेंगे बीओपी क्राइसिस, बीओपी का संकट। सेकंड है हाई फिस्कल डेफिसिट। बच्चों, फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब एक देश में सरकार खर्चा करती है ज्यादा, जब सरकार की स्पेंडिंग, खर्चा ज्यादा होता है सरकार की इनकम से, कि देश में पैसा आ कम रहा है एंड सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं जी? फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। एंड ये फिस्कल डेफिसिट हमारा काफी बढ़ रहा था एंड इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमें घाटा हो रहा था। इस घाटे को पूरा करने के लिए इंडिया ने अलग अलग देश से लोन ले रखा था, तो इंडिया के ऊपर बोरिंग्स, कर्जा भी काफी बढ़ गया था। उसके बाद राइजिंग प्राइसेस या फिर इन्फ्लेशन, कि देश में महंगाई बढ़ रही थी।
जिस समय देश में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपना रहे थे उसी समय गल्फ वॉर हो रहा था। गल्फ वॉर का मतलब होता है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, तेल उत्पादन करने वाले देश है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, तो यहाँ पे एक वॉर, एक युद्ध छिड़ गया था। एंड युद्ध छिड़ने की वजह से पेट्रोल के दाम काफी बढ़ गए थे। एंड अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उससे बाकी वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं, बिकॉज पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो हर वस्तु के हल्के हल्के दाम जो है बढ़ जाते हैं। एंड उस समय इंडिया में भी प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, पेट्रोल के एंड अदर गुड्स के प्राइस इंडिया में काफी जो है बढ़ चुके थे। इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, लगभग 17% एनुअली, हर साल लगभग महंगाई 17% से बढ़ रही थी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। नॉर्मली महंगाई की जो रेट होती है वो 6% के आसपास होती है। 17% अगर देखेंगे तो लगभग 3 गुना महंगाई बढ़ गई थी। उसके बाद पब्लिक सेक्टर लॉसेस, जो सरकारी कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां, मैनी पीएसयू, सरकारी कंपनियां काफी घाटे में जा रही थी, जो कि देश के ऊपर एक बर्डन, एक बोझ बन गई थी। उसके अलावा हमारा फॉरेन रिजर्व, मतलब फॉरेन करेंसी का जो भंडार होता है, जो रिजर्व होता है, वो भी काफी कम हो गया था। हमारे पास देश में डॉलर्स काफी कम थे। लिखा है ना कि फॉरेन करेंसी की देश में क्या हो गई थी जी, शॉर्टेज हो गई थी। हमारे पास रिजर्व केवल इतने बचे थे कि अब हम केवल 15 दिन तक का ही इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें बाहर से कुछ ज्यादा इंपोर्ट करना है तो हमारे पास अब ज्यादा वस्तु इंपोर्ट करने के लिए देश में पैसा नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि देश में काफी बुरे हालात हो गए थे। तो इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को अडॉप्ट किया गया ताकि इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो पेपर में अगर रीजंस पूछे तो आप ये सारे के सारे 5 पॉइंट लिख के आएंगे। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम को देखते हुए देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इसको एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं, 1991 में इवन जुलाई 1991 में इसको अपनाया गया। अगर पेपर में इसका एक नंबर मीनिंग पूछे तो क्या बोलेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो पॉलिसी है जहां पे हमने 3 चीजें अपनाई, लिबरलाइजेशन एल, प्राइवेटाइजेशन पी एंड ग्लोबलाइजेशन जी। इन तीनों का मीनिंग, इन तीनों का मतलब डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया। ये क्यों अपनाए गए? ताकि देश की एफिशिएंसी बढ़ सके, मतलब कुशलता बढ़ सके, ताकि देश में कंपटीशन बढ़ सके, एंड एज वेल एज देश के प्रोडक्शन करने की क्षमता, देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो मीनिंग ये हो गया, और ये जुलाई 1991 में अपनाया था। अच्छा, इसको अपनाने वाले कौन थे? तो उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे जी? वो थे पीवी नरसिम्हा राव। उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। और देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जी? वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय देश के क्या थे जी? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, अब आगे बोलता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो रिफॉर्म्स अपनाएंगे, जो सुधार अपनाएंगे, तो उसके 2 कैटेगरी है। एक को बोला गया स्टेबलाइजेशन मेजर या फिर शॉर्ट टर्म रिफॉर्म, और दूसरे को बोला गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर या फिर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म। उस समय जो देश में सबसे मेन समस्या थी वो ये थी कि देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट में आ चुका था, और उसको इमीडिएटली ठीक करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को तुरंत ठीक करने के लिए जो उपाय अपनाए गए उसको बोला शॉर्ट टर्म मेजर। उसके बाद और भी उपाय अपनाए गए जो आगे जाके हेल्पफुल साबित हुए, उसको बोला लॉन्ग टर्म मेजर। जरा समझना, बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करने के लिए जो सुधार अपनाएंगे उसे क्या बोलते हैं जी? स्टेबलाइजेशन मेजर। यहां पे हमने क्या किया, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, फॉरेन करेंसी का जो भंडार होता है, हमने उसको मेंटेन किया, उसको थोड़ा बढ़ाया ताकि देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट में ना आए। अब फॉरेन करेंसी का जो भंडार होता है उसको कैसे बढ़ाया गया? तो उसको बढ़ाने के लिए हमने रुपीस का क्या किया जी? डीवैल्यूएशन किया। रुपीस का डीवैल्यूएशन क्या होता है कि जब सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू, रुपीस की वैल्यू घटा देती है फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। समझ में आ गया? और डीवैल्यूएशन से एक देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, और हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा फॉरेन करेंसी
हमारे देश में आएगी, वो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आई, एंड उसके आने की वजह से देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो प्रॉब्लम में था वो सॉल्व हो गया। और तो और जो सेकंड समस्या देश में थी, जो देश में प्राइस है वो काफी बढ़ रहे थे, तो प्राइस को भी कंट्रोल किया गया। तो इन दो समस्याओं को इमीडिएटली सॉल्व किया गया। इन्हें क्या बोला? स्टेबलाइजेशन मेजर। ये डी वैल्यूएशन ऑफ रुपी वाला जो बटन लिखा है ब्रैकेट में, ये इसके ब्रैकेट में आना है, ऊपर वाले के ब्रैकेट में आना है, नीचे वाले के ब्रैकेट में नहीं आना। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोलता है? फिर देश की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, या देश में कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, या देश में जो अलग अलग बैरियर्स हैं उनको हटाने के लिए जो उपाय अपनाए गए, कि ये उपाय भी आवश्यक थे, बट इमीडिएटली, तुरंत इतने आवश्यक नहीं थे। तुरंत तो दो चीज ठीक करनी थी, बीओपी का संकट दूर करना था एंड देश में बढ़ती महंगाई को रोकना था। तो उसके लिए ये किया। इसको तो हम बाद में भी कर सकते थे, और इसके लिए इन्हें क्या बोला? लॉन्ग टर्म मेजर या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। और जो आपका एलपीजी आता है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, वो एक प्रकार का लॉन्ग टर्म मेजर है या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर है। तो पेपर में एक नंबर में एमसीक्यू बन सकता है कि एलपीजी कौन सा रिफॉर्म है, स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म है या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है? तो क्या बोलेंगे? यह एक प्रकार का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। ठीक है जी, तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? लिबरलाइजेशन जो वर्ड बना है वो बना है लिबरल से, एंड लिबरल का मतलब होता है आजाद करना, फ्रीडम करना। तो आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर पर काफी ज्यादा कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस को लगा रखा था। लिबरलाइजेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगाए हुए जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे, जितने भी कंट्रोल थे, उन सबको रिमूव किया गया। जब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस को, कंट्रोल को हटा देते हैं कि अब प्राइवेट सेक्टर फ्री है, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी प्रोडक्शन वगैरह कर सकता है, तो उसको क्या बोला? उसको बोला लिबरलाइजेशन मेजर। लिबरलाइजेशन के अंदर 5 तरह के सुधार अपनाए गए। यस, इसके अंदर 5 कैटेगरी है, एंड ये पांचों की पांचों कैटेगरी काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर में कोई भी कैटेगरी 3 नंबर या 4 नंबर में कोई भी एक कैटेगरी पेपर में आ जाती है। तो चलिए इन पांचों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है जी? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में सरकार ने क्या क्या किया। तो सबसे पहला, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया। याद है आप लोगों को आईपीआर 1956 में क्या था कि भैया प्राइवेट सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होगा? लाइसेंस चाहिए होगा। तो यहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट खत्म कर दिया, बट कुछ इंडस्ट्री को छोड़ के, कुछ इंडस्ट्री थी जिनको अभी भी लाइसेंस चाहिए, जैसे कि लिकर है, सिगरेट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव है, डेंजरस केमिकल्स है, एंड फार्मास्यूटिकल दवाइयां है। अगर आप ये काम करते हो तो आपको अभी भी लाइसेंस चाहिए, इसके अलावा आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। सेकंड स्टेप क्या था जी? रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। याद करो आईपीआर 1956 की पॉलिसी में जो लास्ट क्लास पढ़ी थी, वहां पे क्या था कि पब्लिक सेक्टर का, सरकार का रोल था ज्यादा एंड प्राइवेट का रोल था कम। अब क्या किया जी? सरकार के रोल को कम कर दिया। आपको याद है कि 17 इंडस्ट्री शेड्यूल ए में थी जिनको केवल और केवल गवर्नमेंट द्वारा या सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इसको 17 से घटाकर 3 कर दिया कि अब केवल 3 इंडस्ट्री ही गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, बाकी जो बच गई 14 इंडस्ट्री, अब इनमें प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है। तो पब्लिक सेक्टर के, सरकार के रोल को कम कर दिया। सरकार के लिए केवल 3 इंडस्ट्री छोड़ी कि रेलवे सरकार कंट्रोल करेगी, एटॉमिक एनर्जी सरकार कंट्रोल करेगी, एंड डिफेंस भी जो है सरकार कंट्रोल करेगी। इसके अलावा डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। याद करो हमारी लास्ट क्लास आईपीआर 1956 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रिजर्वेशन दिए गए थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो वस्तु बनाती है वो वस्तुएं लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं बनाएगी। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से 1991 में उन अधिकार को वापस ले लिया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो रिजर्वेशन दिया गया था उसको वापस ले लिया गया। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट आपसे बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। पहले क्या था? जो देश में कीमतें थी वो सरकार द्वारा, ठीक है ना, वो कीमतें पहले गवर्नमेंट की
पॉलिसी द्वारा तय होती थी, बट अब क्या बोला कि नहीं, तो देश में प्राइजेस है वो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा तय किए जाएंगे, ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के द्वारा। तो ये 4 प्रकार के सुधार को जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपनाया गया। इसके बाद आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। इसका बच्चों मतलब होता है बैंकों से संबंधित सुधार, शेयर मार्केट वगैरह। फाइनेंशियल सेक्टर में वो सभी चीज आती है जो पैसों से संबंधित होती है। तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहला आरबीआई के रोल को चेंज किया गया, और ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के रोल को शिफ्ट कर दिया। आरबीआई पहले क्या था जी, रेगुलेटर था, काफी सारे नियम और कानून आरबीआई जो है बैंकों के ऊपर जो है लगाता था, लेकिन अब उसे क्या बनाया जी, फैसिलिटेटर बनाया। इसका मतलब एक तरह से हेल्पर, कि अब आरबीआई जो है ज्यादा नियम और कानून नहीं लगाएगा, बल्कि ये बैंकों को हेल्प करेगा। लिखा है बैंक्स गॉट मोर फ्रीडम, बैंकों को क्या मिल गई जी, अब थोड़ी आजादी मिल गई, बिकॉज आरबीआई ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम कर दिया। जैसे कि अब जो बैंक्स है अपनी ब्रांच ओपन कर सकते हैं कुछ शर्तें पूरी करके, विदाउट आरबीआई अप्रूवल। पहले हर बैंक को आरबीआई के पास जाना पड़ता था, अप्रूवल लेनी पड़ती थी ब्रांच खोलने के लिए, बट अब ऐसा नहीं है। कुछ शर्तें पूरी करो, आरबीआई के पास जाने की नीड नहीं है और आप ब्रांच खोल सकते हो। दूसरा, रेज फंड्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। पहले बैंकों को इंडिया से ये बाहर से अपनी बैंक चलाने के लिए फंड रेज करने की परमिशन नहीं थी, बट अब जो है बैंक इंडिया से ये बाहर से पैसा रेज कर सकते थे। सेकंड, रिडक्शन इन एसएलआर एंड सीआरआर। ये आपने मैक्रो के मनी एंड बैंक के अंदर पढ़ा होगा। एसएलआर एंड सीआरआर को रिड्यूस किया गया। जब एसएलआर एंड सीआरआर को घटाया जाता है तो उससे बैंकों के लोन बांटने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोन बढ़ता है ज्यादा। तो एसएलआर एंड सीआरआर घटाया ताकि जो है देश में इंडस्ट्री सेक्टर को, ट्रेड को और एग्रीकल्चर को लोन मिल सके ज्यादा। इनको लोन ज्यादा मिलेगा, देश में इंडस्ट्री, ट्रेड और एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा, देश का डेवलपमेंट होगा। चौथा स्टेप है एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक। पहले इंडिया में केवल सरकारी बैंक होते थे, प्राइवेट बैंक या फॉरेन बैंक को ओपन होने की परमिशन नहीं थी, बट नाउ क्या किया गया जी, प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक को भी अलाउ कर दिया कि अब वो भी इंडिया में ओपन हो सकते हैं। एंड इसके बाद लास्ट पॉइंट है हायर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। पहले बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, पहले बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट की लिमिट काफी कम थी, बट अब उस इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया गया। अब बाहर के अंग्रेज लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अब जो है वो 74% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में। तो ये थे क्या आपके फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। इसके बाद आते हैं हमारे टैक्स रिफॉर्म या फिर फिस्कल रिफॉर्म। ये टैक्स रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म का मतलब है सरकार ने टैक्सेशन में क्या चेंज किए। रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स, सरकार ने डायरेक्ट टैक्स या फिर इनकम टैक्स को कम कर दिया। क्या लिखा है, सरकार ने लोगों पर लगने वाले इनकम टैक्स एंड कंपनी पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स को जो है कम कर दिया, और इस हद तक कम कर दिया कि ताकि अब लोग टैक्स की चोरी ना करें। पहले टैक्स की रेट ज्यादा थी और ज्यादा टैक्स की रेट होने की वजह से लोग टैक्स की चोरी करते थे। अब सरकार ने टैक्स की रेट को कम कर दिया ताकि लोग जो है टैक्स की चोरी ना करें और ईमानदारी से जो है टैक्स पे करे। लोअर टैक्स रेट एनकरेज सेविंग्स। जब टैक्स रेट कम हुआ तो लोगों ने सेविंग भी की, और तो और वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर, और अपनी इच्छा से सरकार को अपनी इनकम भी बताई कि सरकार हम इतना रुपए कमाते हैं, इतना टैक्स बनता है, इतना टैक्स हमसे ले लो। तो लोगों ने अपनी इनकम का डिस्क्लोजर मतलब खुलासा, इनकम का अपना खुलासा भी किया। सेकंड स्टेप है रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को कम किया एंड इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार ने क्या किया जी, सुधार किया। बोलता है स्टेप उठाए गए ताकि देश में इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को इंप्रूव किया जा सके और एक कॉमन नेशनल टैक्स प्लेटफॉर्म लाया जा सके। और इसके चलते जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया और 1 जुलाई 2017 में देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया गया। जीएसटी बच्चों एक प्रकार का कॉमन टैक्स है। जीएसटी से पहले इंडिया में जो टैक्स लगता था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, काफी टिपिकल था और हर राज्य का अलग अलग होता था। सरकार चाहती थी एक सिंपल टैक्स का वर्जन आए जो पूरे इंडिया में कॉमन हो।
और उसके लिए 2017 में सरकार क्या लेकर आई जी, जीएसटी लेकर आई, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में एक काफी मेजर, काफी बड़ा क्या है जी, सुधार है। और उसके बाद बोलता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स सिस्टम। सरकार ने टैक्स के सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया। टैक्स का स्ट्रक्चर पहले काफी टिपिकल था, जिसकी वजह से लोग टैक्स पे करने में परेशानी का सामना करना पड़ते थे। वो फॉर्म नहीं भर पाते थे, वो टैक्स की कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या किया, सरकार ने टैक्स को काफी सिंपल कर दिया एंड काफी मॉडरेट, काफी आसान कर दिया, जिसकी वजह से बेटर कंप्लायंस, अब लोगों ने आराम से टैक्स भरना शुरू करा, बिकॉज अब टैक्स पे करना काफी सिंपल हो गया था। इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ा, सरकार की इनकम बढ़ी, बिकॉज अब सरकार के पास आराम से अच्छा खासा टैक्स आ रहा था। ये होगा क्या आपका टैक्स रिफॉर्म। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, मतलब होता है फॉरेन करेंसी के मामले में सुधार। तो बोलता है डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, सरकार ने रुपीस की वैल्यू गिरा दिया। जब रुपीस की वैल्यू गिरती है तो इससे देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, और जब देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश माल बेचेगा ज्यादा, जिससे देश में फॉरेन करेंसी आएगी ज्यादा, देश में डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, एंड ज्यादा फॉरेन करेंसी अपने को चाहिए थी क्योंकि देश का बीओपी संकट में था, देश में फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज थी। तो फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज को कम करने के लिए रुपी को डिवैल्यू किया गया। बोलता है सरकार ने रुपी की वैल्यू को जो है घटा दिया, लगभग 20% तक, यस लगभग 20% तक रुपीस की वैल्यू को घटाया गया था, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट को दूर किया जा सके। इससे देश में फॉरेन एक्सचेंज का, मतलब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ गया। इसमें इसकी देश में डॉलर ज्यादा आया, एंड ज्यादा डॉलर आने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद सेकंड बोलता है मार्केट डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट। ये भी आपने पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर के अंदर, कि पहले दो देश के बीच एक्सचेंज रेट, मतलब एक डॉलर कितने रुपए का होगा, अगर इसको तय करना है तो पहले इसको तय करने के लिए जो है सरकार की हेल्प लेते थे। दो देश की गवर्नमेंट, इंडिया एंड यूएस की गवर्नमेंट आमने सामने बैठती थी, एंड दो देश की गवर्नमेंट बैठ के फिक्स करती थी कि एक डॉलर कितने रुपीस में चलेगा। इसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते थे। बट 1991 की पॉलिसी के बाद हम फिक्स एक्सचेंज रेट से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे आ गए, कि एक डॉलर कितने का होगा। अब इसको सरकार तय नहीं करेगी, अब इसको सरकार की बजाय जो है डिमांड एंड सप्लाई द्वारा तय किया जाएगा। अब जो है डिमांड और सप्लाई बताएगी कि एक डॉलर कितने में जाएगा। तो बोलता है फिक्स एक्सचेंज रेट से हम लोग जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की ओर शिफ्ट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है फेमा रिप्लेस्ड फेरा। इंडिया में पहले फेमा एक्ट चलता था, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये रेगुलेट करता था, इसमें नियम एंड कानून काफी ज्यादा थे। इसको कम करने के लिए फेरा को लाया गया। फेरा का मतलब है, सॉरी, पहले फेरा एक्ट चलता था जिसमें नियम कानून क्या थे, ज्यादा। इसको रिप्लेस करके फेमा लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यहाँ पे नियम और कानून काफी कम हो गए थे। तो 1973 से फेरा हटा और 1999 में फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया। ये क्या था आपके फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। इसके बाद आता है हमारे क्या ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। मतलब दूसरे देश के साथ हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, या दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। यह बात याद रखना, जो ट्रेड है, जो व्यापार है, ये फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है, और जो इन्वेस्टमेंट है ये भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश की बात हो रही है। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में रिफॉर्म लाए गए। एंड रिफॉर्म क्या थे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा दिया। ठीक है, अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है जी, देश में पहले क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, कोटा, याद करो लास्ट क्लास ये चलता था कि अगर आप बाहर से कुछ भी मंगाते हो, अगर आप बाहर से कुछ भी मंगाते हो तो आप एक लिमिट तक मंगा पाओगे, आप एक लिमिट से ज्यादा वस्तु मंगा नहीं पाओगे, जिसको अपन लोग कोटा या क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस कहते थे। तो इसको रिमूव किया गया कि अब एक्सपोर्ट करने पर या इंपोर्ट करने पर कोई भी क्वांटिटी में रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
इसको अप्रैल 2001 में रिमूव किया गया, वो भी WTO के कहने पे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को गाइडेंस दी कि इंडिया को जो है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटा लेना चाहिए। तो हमने मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स पे और एग्रीकल्चर वाली वस्तुओं पर अप्रैल 2001 से इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। सेकंड पॉइंट बोलता है एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर हम बाहर पहले कुछ भी एक्सपोर्ट करते थे तो एक्सपोर्ट करने पे अपने को टैक्स पे करना पड़ता था। अब क्या हुआ जी, भारत सरकार ने इस 1991 की पॉलिसी में एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी खत्म कर दिया कि अगर आप बाहर कुछ भी एक्सपोर्ट करोगे तो अब आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि इंडियन गुड्स को हम लोग बाहर ज्यादा से ज्यादा बेच सके एंड हमारी वस्तु भी बाहर जाए एंड कंपटीशन में उतरे। हमारी वस्तु बाहर जाएगी, वो भी कॉम्पीट करेगी, तो इंडिया की जो है पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। तो इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया। जो इंपोर्ट ड्यूटी होती थी, हम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करते थे जिसको अपन लोग इंपोर्ट ड्यूटी को अपन लोग याद करो टैरिफ भी कहते हैं। तो सरकार ने टैरिफ को रिड्यूस कर दिया कि अगर बाहर से कुछ भी मंगाना है तो अब आपको काफी लोअर टैक्स पे करना पड़ेगा, काफी कम टैरिफ पे करना पड़ेगा, ताकि इंडिया के अंदर भी एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन सके। जब विदेशी वस्तु इंडिया में आएगी तो इंडियन कंपनी के सामने एक कंपटीशन आएगा। फॉर एग्जांपल, जब सैमसंग का फोन इंडिया में आएगा तो एलजी कंपनी जो इंडियन कंपनी उसके सामने कंपटीशन आएगा एंड एलजी कंपनी और अच्छा ट्राई करेगा अपनी वस्तु को बनाने का। तो इंडिया में कंपटीशन बढ़ सके इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटीज को भी हटा दिया। एंड साथ साथ एबोलिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग। अगर हम पहले बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करते थे तो उसके लिए लाइसेंस की नीड होती थी। बोला गया कि अब इंपोर्ट लाइसेंसिंग को भी जो है रिमूव कर दिया। अब बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करो, लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ हानिकारक चीज इंपोर्ट करते हो या कोई ऐसी चीज इंपोर्ट करते हो जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए थोड़ी सेंसिटिव है, हानिकारक है, तो इस चीज के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। इनके अलावा कुछ भी इंपोर्ट करो, लाइसेंस की नीड नहीं है। तो ये थे क्या आपके लिबरलाइजेशन रिफॉर्म, जो कि 5 तरह के थे एंड हमने सारे अच्छे से कवर अप कर लिए। एग्जाम में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के जाना। आइए हम सेकंड रिफॉर्म पे आते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइवेटाइजेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? तो जब सरकार अपनी किसी कंपनी को, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को दे देती है तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। मेरी गवर्नमेंट कंपनी है, मुझसे वो कंपनी चल नहीं पा रही है, मुझसे उस कंपनी में लॉस हो रहा है, मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, मैंने वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर को बेच दी, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर। जब मैं सरकारी कंपनी की ओनरशिप, सरकारी कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, अल्टीमेटली पूरी की पूरी सरकारी कंपनी जब मैं ट्रांसफर कर देता हूं किसको? प्राइवेट सेक्टर को, से क्या बोलते हैं जी? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से देश में प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ जाता है एंड सरकारी सेक्टर का जो रोल है वो कम हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन करने के बच्चों 2 मेथड हैं, पेपर में आ जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सरकारी कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 बच्चों होता है विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, और सेकंड तरीका होता है आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। जरा समझना क्या है। बोलता है द गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स शेयर होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज। मान लीजिए एक सरकारी कंपनी है, ठीक है, अब सरकार ने क्या करा, सरकार ने उस कंपनी का 30% शेयर प्राइवेट को बेच दिया, ठीक है, 30% कंपनी प्राइवेट को बेच दी एंड 70% कंपनी अभी किसके पास? सरकार के पास। तो 30% प्राइवेट को बेचा, इसको बोलते हैं क्या? विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जहां पे सरकार अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है या अपना जो मालिकाना हक है उसको रिड्यूस कर देती है। सरकार अपने कंट्रोल को एंड डिसीजन मेकिंग पावर को जो है प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। याद रखना, यहां पे इस वाले केस में पूरी कंपनी नहीं बेचते, कंपनी का केवल कुछ हिस्सा बेचते हैं। जबकि
आउटराइट सेल में क्या होता है, सरकार यहाँ पे पूरी की पूरी एंटायर ओनरशिप, सरकार पूरी की पूरी कंपनी बेच देती है। सरकार की 100% वाली कंपनी थी, सरकार ने पूरी 100% वाली कंपनी जो है प्राइवेट को बेच दी। अब इस कंपनी में सरकार का कोई भी हिस्सा नहीं है। जब थोड़ी कंपनी बेचे तो ये वाला केस है, और जब पूरी कंपनी बेचे तो ये वाला केस है। यहाँ पे पूरी की पूरी एंटायर ओनरशिप जो है प्राइवेट एंटिटी के हाथों में आ जाती है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को जो है पूरा कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं जी, इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो दो तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है और एग्जाम में आ जाता है, ध्यान से समझना। गवर्नमेंट्स एफर्ट टू इंप्रूव पीएसयू एफिशिएंसी बिसाइड प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। बच्चों, इसका मतलब है कि अगर सरकार को अपनी सरकारी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसके क्या तरीके हैं। याद रखना, ना तो हमें कंपनी को बेचना है, इन दोनों का मतलब सेम होता है कि प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना, कंपनी को बेचना नहीं है। कोई सरकारी कंपनी मान लो घाटे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसको बेचने के अलावा सरकार के पास और क्या ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनता है कि बिसाइड प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, इसके अलावा सरकार और क्या अटेम्प्ट, क्या कदम उठा सकती है अपनी सरकारी कंपनी की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको लगता है जो नवरत्न पॉलिसी है, भाई सरकार की 3 टाइप की कंपनी होती है, महारत्न, नवरत्न और मणिरत्न। आवश्यक नहीं है कि यहाँ पे लिखा है नवरत्न तो पेपर में यह वर्ड मिले, नवरत्न के स्थान पे पेपर में महारत्न वर्ड मिल सकता है, इसके स्थान पे पेपर में ये वाला वर्ड भी मिल सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो सरकार की ये वाली पॉलिसी होती है, महारत्न, नवरत्न और मणिरत्न, क्या ये पॉलिसी सरकार की कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छी करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या हेल्पफुल है। तो दोनों क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है। अब जरा समझो, यस, ये स्टेटमेंट सही है कि भाई प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट के अलावा भी सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन है कि वो अपनी कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसका तरीका नंबर 1 है गिविंग स्पेशल स्टेटस टू पीएसयू। सरकार अपनी कंपनी को एक विशेष दर्जा प्रदान करे। फॉर एग्जांपल, क्लास में एक बच्चा नालायक है एंड मुझे उस बच्चे को इंप्रूव करना है, मैं क्या करूंगा, उसे जिम्मेदारी दे दूंगा। जब एक व्यक्ति पर जिम्मेदारी आती है ना, तो व्यक्ति में अपने आप सुधार आ जाता है। अक्सर घर में बोलते हैं ना, गांव वगैरह के अंदर बोलते हैं कि लड़का अगर जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, लड़का अगर पढ़ता नहीं है, सॉरी, लड़का जिम्मेदार नहीं है, काम वाम नहीं करता, ध्यान नहीं देता, इसकी शादी करवा दो। जब बीवी आएगी, बच्चे हो गए ना, अपने आप जिम्मेदार बन जाएगा। तो ऐसे सरकार ने भी किया। जब सरकार की जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, सरकार चाहती थी ये अच्छा परफॉर्म करे, तो सरकार ने उन्हें एक विशेष दर्जा दे दिया कि तुम हो महारत्न, तुम हो नवरत्न, तुम हो मणिरत्न। अब जब कंपनी को मिला दर्जा कि यार मैं नॉर्मल कंपनी नहीं हूं, मैं कौन सी कंपनी हूं, मैं महारत्न हूं, तो अब उस कंपनी को उस इस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, इस दर्जे को मेंटेन करने के लिए अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो इनसे ये दर्जा छीन लिया जाएगा। तो सरकार करती क्या थी, कंपनी को एक स्पेशल स्टेटस देती थी ताकि उस कंपनी को लगे कि यार मेरी वैल्यू है और अपनी इस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए मुझे अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो मेरी वैल्यू गिर जाएगी एंड मुझसे ये स्टेटस छीन लिया जाएगा। तो क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग पीएसयू को आइडेंटिफाई किया एंड उनको जो है एक स्पेशल स्टेटस प्रदान किया ताकि वो और अच्छे से परफॉर्म कर सके। 3 प्रकार की कैटेगरीज बनाई गई, जैसे कि महारत्न, इसका एग्जांपल क्या है अभी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नवरत्न, इसमें क्या क्या एग्जांपल है जी, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल। मणिरत्न, इसका एग्जांपल क्या है जी, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल। इनमें कंपनियां ऊपर नीचे होती रहती है। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी वो इस कैटेगरी में शामिल हो जाएगी, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी वो इस कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1 ये। स्टेप नंबर 2 क्या, मोर फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग। पहले क्या था, जितनी भी सरकारी कंपनी थी तो सरकारी कंपनी में गवर्नमेंट जो है
खुद निर्णय लेती थी, ठीक है, गवर्नमेंट खुद बीच में टांग अड़ाती थी, जिसकी वजह से वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी। अब क्या हुआ, सरकार ने बोला कि हम इसमें टांग नहीं अड़ाएंगे, ये सरकारी कंपनी भले ही हमारी है, लेकिन हमने जिस व्यक्ति को इस कंपनी का मालिक बनाया है, अब वो अपने अकॉर्डिंग कंपनी को चलाएगा। अब सरकार बीच में इंटरफेयर बार बार नहीं करेगी। तो क्या बोला कि गवर्नमेंट ने, ठीक है, पीएसयू को अलाउ कर दिया कि अब वो अपने निर्णय खुद ले सकती है, अब सरकार बीच में टांग नहीं अड़ाएगी। चाहे बात हो फाइनेंस की, चाहे बात हो किसी भी ऑपरेशन की, या चाहे बात हो मैनेजमेंट की, अब निर्णय सरकार अपने आप लेगी, जिसकी वजह से उन कंपनी ने काफी एफिशिएंटली एंड काफी अच्छे तरीके से काम किया एंड अधिक से अधिक प्रॉफिट सरकार को कमा के दिया। तो यस, कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट के अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू शुड नॉट बी प्राइवेटाइज। ये बोलता है कि जो सरकारी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए, उनको बेचा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जब सरकारी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उसको क्यों बेचूं, उसको डिसइन्वेस्ट क्यों करूं। तो उसके ऊपर क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी के अंदर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो प्रॉफिट कमाती है उनको जो है प्राइवेटाइज जो है क्या करना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हो? तो हम बोलेंगे नो, हम इससे सहमत नहीं है। प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी को प्राइवेटाइज मतलब प्राइवेट सेक्टर को बेचा नहीं जाना चाहिए। क्यों? पहला पॉइंट बोलता है, याद रखना, ओनली लॉस मेकिंग पीएसयू, जो सरकारी कंपनी लॉस करती है केवल उनको ही जो है बेचना चाहिए। अगर कोई पीएसयू ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रही है तो उसको बेचना क्या है, अननेसेसरी, आवश्यक नहीं है। सरकार को केवल लॉस वाली कंपनी को बेचना चाहिए जो एफिशिएंटली ठीक से काम नहीं करती। सेकंड पॉइंट बोलता है, सम पीएसयू आर एसेंशियल फॉर पब्लिक वेलफेयर, और तो और सरकार को सारे पीएसयू नहीं बेचने चाहिए। कुछ पीएसयू देश के लिए काफी आवश्यक है जो सरकार के अंडर में रहने चाहिए, भले ही वो लॉस क्यों ना कमा रहे हो। जैसे कि रेलवे, हेल्थ केयर, एनर्जी, बिजली, अब एजुकेशन। अब ये कुछ ऐसी सरकारी कंपनी, सरकारी सेक्टर है जिन्हें गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहना चाहिए। अगर इनमें लॉस की वजह से इन्हें प्राइवेट को बेच दिया, कि मान लो रेलवे में लॉस है, हेल्थ केयर में, अस्पतालों में लॉस है, बिजली में लॉस है, या मान लीजिए कि आपका एजुकेशन सेक्टर में लॉस है और उसको बेच दो, तो वो गलत हो जाएगा। बिकॉज अगर उसको बेच देंगे तो प्राइवेट सेक्टर उसको प्रोवाइड करने के काफी ज्यादा पैसा चार्ज करेगा जो गरीब के पास नहीं होगा। तो बोलता है ये जो पीएसयू है ये बहुत ही आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं पब्लिक को, ठीक है। अगर इनको प्राइवेटाइज कर देंगे तो ये अपनी सर्विस के लिए काफी महंगा पैसा चार्ज करेंगे पब्लिक से, एंड व्यक्ति को, पब्लिक को सर्विस मिल नहीं पाएगी। एंड लास्ट पॉइंट बोलता है, प्रॉपर यूज ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट मनी। एंड मान लीजिए अगर आपने बेच भी दिया और बेचकर, सरकारी कंपनी बेच दी और बेचकर आपके पास जो पैसा आया, तो फिर उस पैसे को आपको प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए। अगर सरकार कोई पीएसयू, सरकारी कंपनी बेचती भी है तो जो उससे मनी आएगा तो उसका जो यूज है वो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करना चाहिए या दूसरे पीएसयू को सुधारने में करना चाहिए। इसका खर्चा जो है देश में बेफालतू वाले खर्चे को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए। सरकारी कंपनी बेचकर जो पैसा आया उससे देश में डेवलपमेंट में लगाओ, उससे छोटे मोटे खर्चे कंप्लीट ना करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है जी। जी नेक्स्ट टॉपिक अपना ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जब एक देश अपने देश में सीमित ना रह के बहुत सारे देश के साथ जो है व्यापार वगैरह करता है, बहुत सारे देश के साथ कनेक्शन बिठाता है, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस कनेक्टिंग अ कंट्रीज इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। अपने देश को पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना क्या होता है जी, ग्लोबलाइजेशन होता है। इट अलाउस फ्री ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन से फ्री ट्रेड होता है। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि व्यापार करने में ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ग्लोबलाइजेशन से लोग गुड्स एंड सर्विस को एक देश से
दूसरे देश में एक्सचेंज करते हैं, सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, कैपिटल पैसा, यहां से वहां पैसा, वहां से यहां पैसा आता है, टेक्नोलॉजी, हम अपनी तकनीक दूसरे देश को दे रहे हैं, दूसरे देश से हम तकनीक खुद ले रहे हैं, ठीक है, एंड इवन लेबर, और कभी कभार इन सब के अलावा जो लेबर है, यहाँ के लोग वहां काम कर रहे हैं, वहां के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अक्रॉस कंट्री, देशों के बीच जो है ट्रांसफर होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, इसको ही बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो सिंपल सिंपल मतलब है एक देश को पूरे वर्ल्ड के साथ मिलाना ही ग्लोबलाइजेशन कहता है, जहां पे हम लोग वस्तुओं का, पैसों का, सर्विस का और लेबर का एक्सचेंज करते हैं। यहां से वहां सर्विस गई, वहां से यहां सर्विस आई, यहां से वहां पैसा गया, वहां से यहां पैसा आया, यहां से वहां लेबर गए और वहां से यहां पे लेबर आए, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने क्या क्या सुधार अपनाए, ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या क्या स्टेप उठाए, आइए देखते हैं। सबसे पहला, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। अब बाहर के लोग जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर सके तो उनकी लिमिट को बढ़ा दिया। पहले फॉरेन कंपनी इंडिया में केवल 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, लेकिन अब 51 से 100% तक की इन्वेस्टमेंट को एफडीआई को अलाउ कर दिया। अब बाहर के लोग इंडिया में 51 से 100% तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब है बच्चों, रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करवाना, ताकि हम बाहर से जो है वस्तु इंपोर्ट कर सके। अगर हमें बाहर से कुछ इंपोर्ट करना है, ये बाहर के देश में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। अपने पास क्या होता है, रुपीस, तो हमको अपने रुपीस को पहले डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ता था, एंड फिर उसके माध्यम से जो है हम लोग गुड्स एंड सर्विस खरीदते थे, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते थे। तो पहले होता क्या था कि पहले फॉरेन करेंसी केवल तभी एक्सचेंज या तभी कन्वर्ट होती थी अगर हम जो है गुड्स एंड सर्विस को बाई और सेल करते हैं। मतलब पहले केवल गुड्स एंड सर्विस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ही फॉरेन करेंसी कन्वर्ट होती थी, उसके अलावा किसी और चीज के लिए फॉरेन करेंसी कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन अब हम फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन के लिए भी, मतलब गुड्स एंड सर्विस के अलावा। अब अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, जो कि पहले नहीं था। गुड्स एंड सर्विस की बात करें तो हम इसको करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। याद करो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स एंड सर्विस कहां पे आती थी, करंट अकाउंट में। तो ऐसे भी बोल सकता हूं कि पहले केवल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए ही रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते थे, लेकिन अब करंट अकाउंट के साथ साथ कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन के लिए भी रुपये को कन्वर्ट किया जा सकता है। थर्ड स्टेप क्या बोलता है जी, रिडक्शन इन टैरिफ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इंडिया में जो है इंपोर्ट पर और एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को जो है काफी लो लेवल पे लाया गया, काफी उसको घटाया गया, ताकि देश में कंपटीशन बढ़ सके, इंडिया के लोग भी ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट कर सके। फोर्थ पॉइंट बोलता है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। इसकी बात मैंने कही थी कि बाहर से हम जो सामान मंगाते थे उस पे पहले क्या थी, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थी, कोटा लगता था कि आप इससे अधिक सामान नहीं मंगा पाएंगे। अप्रैल 2001 में WTO के कहने पर उसकी गाइडलाइंस के अनुसार क्या किया जी, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को जो है इंपोर्ट पर लगने वाली इस रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया जी, इसको रिमूव कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि 1991 में जो है रुपये को घटाया गया, लगभग 20% तक उसका डीवैल्यूएशन किया गया, ताकि एक्सपोर्ट सस्ता हो सके। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा एंड फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी करेंसी का जो भंडार है वो इंडिया में बढ़ जाएगा। तो करेंसी का डीवैल्यूएशन भी किया गया। ये थे ग्लोबलाइजेशन के अंदर अपनाए गए रिफॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आउटसोर्सिंग। अब ये आउटसोर्सिंग क्या है, ये भी टॉपिक आवश्यक है। आउटसोर्सिंग का सिंपल सिंपल मतलब है एक देश जब कुछ सर्विसेज अपने देश से ना लेके दूसरे देश से लेता है, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो यहाँ पे इंडिया है, अब इंडिया कोई सर्विस बाहर से लेता है, अपने देश से नहीं ले रहा, ये सर्विस दूसरे देश से ले रहा है, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्या लिखा है कि व्हेन ए कंपनी हायर्स एक्सटर्नल सर्विसेज, मोस्टली कहां से,
दूसरे देश से। तो जब एक कंपनी सर्विसेज को दूसरे देश से लेती है, फॉर एग्जांपल कोई सर्विस ली आईटी की, कोई लीगल सर्विस ली, हेल्थ केयर सर्विस ली, एजुकेशन सर्विस ली, कहां से, बाहर से, तो क्या बोलते हैं उसको, आउटसोर्सिंग। जैसे कि इंडिया में बहुत से लोग इलाज करवाने के लिए बाहर जाते हैं, वो डॉक्टर की सर्विस बाहर से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। इंडिया के बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, सर्विस बाहर से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो अपनी सर्विस को इंडिया से ना लेकर दूसरे देश से लेना ही आउटसोर्सिंग कहलाया जाता है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आउटसोर्सिंग जो कंसेप्ट आया है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया है। जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, जब लोग यहां से वहां, वहां से यहां ट्रांसफर हुए, कैपिटल, पैसा वगैरह, गुड्स वगैरह, तकनीक वगैरह, जब देशों के बीच ट्रांसफर हुई, तो यही से एक कंसेप्ट निकल के आया, क्या, आउटसोर्सिंग की। हम दूसरे देश से सर्विस भी ले सकते हैं, एंड इज ग्रोइंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। आउटसोर्सिंग जो होता है वो नॉर्मली इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में, ऑब्वियसली बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आउटसोर्सिंग नहीं होता, ये बहुत कम होता है। एग्रीकल्चर वाला खाना तो हम अपने देश से मंगा लेते हैं ना, अपने देश में बन जाता है, लेकिन इंडस्ट्री वाली गुड्स, सर्विस वगैरह हम बाहर के देश से लेते हैं। तो एग्रीकल्चर का आउटसोर्सिंग नहीं होता, इंडस्ट्री का और सर्विस का आउटसोर्सिंग होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि पहले टॉपिक का नाम, इंडिया इज अ फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। यस, बाहर के देशों के लिए इंडिया एक फेवरेट प्लेस बन चुका है आउटसोर्सिंग का। बाहर के देश चाहते हैं कि वो अपनी सर्विसेज कहां से ले, इंडिया से ले। तो इंडिया जो है बाहर के देशों के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन कैसे बन चुका है, कि लिखा है ना कि इंडिया के पास बहुत सारे एडवांटेजेस है, जिसकी वजह से इंडिया एक फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन जो है बन चुका है। तो इंडिया बाहर के देश को ऐसे क्या बेनिफिट दे रहा है, सबसे पहला, चीप लेबर। इंडिया में जो लेबर है वो काफी चीप है, वो काफी सस्ते दाम पर काम करती है, जिससे कि बहुत विदेशी कंपनी की कॉस्ट घट जाती है। विदेशी कंपनी अगर वही काम अपने देश में करवाएगी तो कॉस्ट आएगी ज्यादा, बट वही काम करवाएगी बाहर से तो कॉस्ट आएगी कम। तो पहला, इंडिया में लेबर सस्ती है, चीप है। दूसरा, इंडिया की जो लेबर है वो स्किल्ड है एंड एक्यूरेट है। इंडिया की लेबर काफी अच्छे से काम करती है, इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं, ट्रेंड पीपल है, और स्पेशली आईटी सेक्टर में एंड अकाउंटिंग में हम लोग काफी अच्छे होते हैं। हम सस्ते दाम पर काफी क्वालिटी वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो पहले, सेकंड क्या है जी, स्किल्ड और एक्यूरेट वर्क हम करके देते हैं। थर्ड, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। इंडिया में जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो सरकारी नीतियां है, वो भी काफी फेमस है बाहर के लोगों के लिए। अगर बाहर के लोग इंडिया में आके काम करेंगे या काम करवाएंगे तो उनको टैक्स में बेनिफिट मिलेंगे, उनके लिए टैक्स रेट काफी कम होती है, उनके लिए जो रूल्स होते हैं वो काफी रिलैक्स्ड होते हैं, जिसकी वजह से बाहर के लोग इंडिया में काम करवाते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार यहाँ पे ज्यादा परेशान नहीं करती, सरकार की पॉलिसीज फेवरेबल है, अच्छी है। और चौथा, बूमिंग आईटी सेक्टर। इंडिया में तकनीक काफी बढ़ रही है, इंडिया का आईटी सेक्टर काफी बढ़ रहा है, एंड बाहर की कंपनी चाहती है कि हम उस देश में जाके इन्वेस्टमेंट करें जहां पे तकनीक ज्यादा हो। एंड इंडिया में तकनीक बढ़ रही है, इंडिया तकनीक के मामले में आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वंस अगेन इंडिया क्या बन गया, एक आउटसोर्सिंग हब बन गया। बाहर के देशों को इंडिया इन 4 पॉइंट की वजह से पसंद आता है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, हेडिंग है, प्रोवाइडिंग आउटसोर्सिंग सर्विस इज गुड फॉर इंडिया। कि अगर इंडिया सर्विस देता है, अभी पिछले वाले पॉइंट में पढ़ा ना कि बाहर के लोग इंडिया से सर्विस मांगने आते हैं, बिकॉज बाहर के लोगों को ये 4 फायदे हैं। तो ये 4 फायदे बाहर के लोगों को हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंडिया के क्या फायदे हैं, क्या इंडिया के लिए बाहर के लोगों को सर्विस देना गुड है, क्या बाहर की कंपनीज को सर्विस देना अच्छी बात है, तो बोलेंगे हाँ ये अच्छी बात है। ठीक है, क्यों अच्छी बात है, क्योंकि इससे सबसे पहले इंडिया में क्या बढ़ेगा जी, रोजगार बढ़ेगा। जब बाहर वाली कंपनी इंडिया में आगे काम करवाएगी तो इंडिया के लोगों को काम मिलेगा, इंडिया में रोजगार बढ़ेगा। बूस्ट जीडीपी, जब इंडिया में प्रोडक्शन होगा
तो इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। एंड जब इंडिया के लोग बाहर की कंपनी के लिए काम करेंगे तो हमें सैलरी किसमें मिलेगी? डॉलर में। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेगा, ये भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा इंडिया की रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगी। जब इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आकर काम करवाएगी तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम होगा कि इंडिया एक अच्छा देश है, इंडिया में अच्छे लोग हैं, अच्छी तकनीक है, तभी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट करती है। तो यस, इंडिया के लिए सर्विस देना अच्छी बात है। इंडिया को ये 3 फायदे मिलते हैं। देखो, ये वो फायदे हैं जो इंडिया ने दिए दूसरे देश को, और ये वो बेनिफिट है जो इंडिया को मिले दूसरे देश से। समझ में आ गया? तो डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए अच्छा है? तो जी हाँ, अच्छा है। बट क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ, एक नेक्स्ट किसी में ऐड कर दिया क्वेश्चन, व्हाई आर डेवलप्ड कंट्री अपोजिंग इट? अब जो विकसित देश है, यूएसए वगैरह, उनको पसंद नहीं है कि उनके देश के लोग बाहर से काम करवाए। जो डेवलप्ड कंट्री होती है उनको आउटसोर्सिंग वाला कंसेप्ट पसंद नहीं है। अब यूएसए है तो यूएसए गवर्नमेंट को आउटसोर्सिंग वाला कंसेप्ट पसंद नहीं है। यूएसए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे देश की कंपनी बाहर से काम करवाए। तो भैया, ये डेवलप कंट्रीज की गवर्नमेंट इसका विरोध क्यों करती है? तो उसके 2 रीजन है। सबसे पहला, कैपिटल इनफ्लो टू डेवलपिंग कंट्री रिड्यूसिंग देयर ओन प्रॉफिट। खुद सोचो, यूएस की कंपनी मान लो एप्पल, अब एप्पल यूएस वाली कंपनी है, अब एप्पल कंपनी अपना काम इंडिया के लोगों से करवाएगी, तो यूएस के अंदर तो जो है पैसा प्रॉफिट कम होगा ना, क्योंकि एप्पल वाली कंपनी पेमेंट किसे कर रही है? इंडिया के लोगों को। तो यूएस से पैसा बाहर जा रहा है ना, यूएस में तो पैसा नहीं आ रहा ना। तो वही तो बोल रहा है कि कैपिटल का आउटफ्लो होगा, देश से पैसा डेवलपिंग कंट्री की ओर जाएगा, जिससे उनके देश में पैसा नहीं रहेगा, उनके देश का खुद का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पहला, देश से पैसा बाहर जा रहा है जो कि पसंद नहीं है। सेकंड है, जॉब लॉसेस इन डेवलप्ड कंट्रीज एज वर्क शिफ्ट टू प्लेस लाइक इंडिया। अब एप्पल कंपनी अपना काम इंडिया से करवाएगी तो यूएसए में जॉब क्रिएट नहीं होगी। अगर एप्पल कंपनी अपना वही काम यूएस से करवाती तो यूएस में जॉब क्रिएट होती, यूएस में रोजगार बढ़ता। बट वही काम कराएगी इंडिया से तो इंडिया में जॉब क्रिएट होगी, यूएस में लोगों की जॉब चली जाएगी, वहां पे उन्हें कोई काम करने को नहीं मिलेगा, बिकॉज कंपनी अपना काम बाहर से करवा रही है। तो इसलिए डेवलप कंट्री इसका विरोध करती है। होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, जरा समझना इसको ध्यान से। देखो भाई, WTO से पहले गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ नाम की संस्था थी, जो कि 1948 में स्टैब्लिश हुई थी, और उस समय इसमें 23 कंट्री थी। लेकिन समय बीता और WTO के स्थान पे, सॉरी, गेट के स्थान पे क्या आया जी? WTO आ गया। WTO का जन्म 1 जनवरी 1995 को हुआ एज अ सक्सेसर टू गेट। सक्सेसर टू गेट का मतलब है गेट से भी एक ऊपर नंबर की संस्था कौन सी आई जी? WTO आई। और वर्तमान में WTO में 164 कंट्रीज जो है मेंबर है। अब पेपर में क्वेश्चन बन जाता है कि WTO के एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स या फिर रोल क्या है, और ये क्वेश्चन बन जाता है कि WTO क्यों आवश्यक है, या WTO का मेंबर बनना क्यों आवश्यक है। तो सुनो, WTO का मेंबर बनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लार्ज मार्केट एक्सेस, कोई भी देश जो WTO का मेंबर होता है उसको एक बड़ा बाजार मिल जाता है व्यापार करने के लिए। भाई, WTO में देखा जाए तो 164 कंट्री मेंबर है, इसमें इंडिया भी है। तो इंडिया को व्यापार करने के लिए 163 कंट्रीज मिल चुकी है। इंडिया 163 देश के साथ बिना किसी परेशानी के व्यापार कर सकता है। तो एक बड़ा बाजार मिल जाता है व्यापार करने के लिए। दूसरा, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। WTO प्रमोट करता है ट्रेड को, व्यापार को, कि देश में व्यापार बढ़े, ट्रेड बढ़े, लेकिन साथ साथ WTO ये भी देखता है कि व्यापार बढ़ने से, प्रोडक्शन बढ़ने से कोई नुकसान ना हो। WTO देखता है कि जो रिसोर्सेस है पूरे वर्ल्ड के, उनका ऑप्टिमल यूज हो, कि कोई भी देश प्रोडक्शन करते समय रिसोर्स की वेस्टेज ना करे, एज वेल एज एनवायरमेंटल प्रोडक्शन, कि कोई भी देश जो प्रोडक्शन कर रहा है वो एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करे, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो WTO रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है।
थर्ड पॉइंट है रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर। जो भी देश डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनता है, अब उनको आपस में व्यापार करने में बैरियर्स का या बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। डब्ल्यूटीओ ने टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स दोनों को हटा दिया और व्यापार को काफी स्मूथ कर दिया। अब टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, डोंट वरी, इसको मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद फेयर एंड रूल बेस्ड ट्रेड। डब्ल्यूटीओ की चौथी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी देश व्यापार करते हैं उन सभी के बीच एक फेयर व्यापार होता है। फेयर का मतलब किसी भी देश के साथ कोई भेदभाव या कोई भी जो है अन्याय नहीं होता। और तो और जितने भी देश व्यापार करते हैं वो प्रॉपर नियम के आधार पर व्यापार करते हैं। जो डब्ल्यूटीओ है वो अनफेयर रेस्ट्रिक्शंस से बचता है, मतलब डब्ल्यूटीओ में जो लोग व्यापार करते हैं वो अनफेयर अन्याय नहीं करते, ठीक है। एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल नेशन। डब्ल्यूटीओ में व्यापार करने वाले सभी मेंबर कंट्रीज को इक्वल अवसर मिलते हैं व्यापार करने के, किसी देश के साथ अन्याय नहीं होता। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि डब्ल्यूटीओ जो है फ्री, मतलब कोई बाधा नहीं होगी, फेयर, सबको इक्वल चांस मिलेंगे, एंड ओपन ट्रेड, कोई भी देश किसी भी देश के साथ व्यापार करता है डब्ल्यूटीओ ये कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को भी एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज को भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल अप्रेजल या फिर असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि जब भी किसी टॉपिक के साथ आपको वर्ड मिले क्रिटिकल अप्रेजल, मतलब ये है उस टॉपिक के पॉजिटिव इंपैक्ट एज वेल एज आपको नेगेटिव इंपैक्ट बताने हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 1991 की जो पॉलिसी अपनाई गई, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया गया, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म से देश में बेनिफिट क्या मिले और उससे देश में नुकसान क्या हुए। तो एलपीजी पॉलिसी से मिलने वाले बेनिफिट ये रहे कि पहला, देश का जीडीपी ग्रोथ बढ़ गया। जहां पे जीडीपी पहला 1980-91 के आसपास 5.6% था, 2014-15 में वो 7.4% तक पहुंच गया। देश में विदेशी निवेश बढ़ा, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने देश में एफडीआई और एफआईआई इन्वेस्टमेंट किया। सैमसंग, नोकिया, डोमिनोज जैसी कंपनियां देश में आके इन्वेस्टमेंट करने लगी। देश में फॉरेक्स रिजर्व, मतलब होता है फॉरेन करेंसी का रिजर्व, देश में स्ट्रांग हो गया। जहां पे 1991 में हमारे पास केवल 15 डेज का ही पैसा बचा था, अब इंडिया पूरे वर्ल्ड के टॉप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर में शामिल होता है। अब इंडिया के पास बहुत सारी फॉरेन करेंसी है। थर्ड बेनिफिट, एक्सपोर्ट ग्रोथ। इंडिया जो है अब काफी बड़ा एक एक्सपोर्टर बन चुका है, आईटी गुड्स का, फार्मास्यूटिकल गुड्स का, टेक्सटाइल कपड़ों का, एंड ऑटो पार्ट्स गाड़ी के पार्ट्स का। इसके अलावा सर्विस सेक्टर बूम, ये टॉपिक, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म से हमको बेनिफिट ये मिला कि इंडिया का सर्विस सेक्टर काफी आगे बढ़ गया। 2014-15 में सर्विस सेक्टर में 10% की ग्रोथ भी पाई गई। सर्विस सेक्टर क्यों बढ़ा? बिकॉज देश में आईटी सेक्टर इंप्रूव हुआ, देश में आउटसोर्सिंग आई, एज वेल एज देश में ग्लोबलाइजेशन आया, जिसकी वजह से इंडिया का सर्विस सेक्टर भी काफी आगे बढ़ा। उसके बाद बोलता है इन्फ्लेशन कंट्रोल। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इंडिया में महंगाई पर भी कंट्रोल पाया गया। 1991 में जहां महंगाई 17% के आसपास थी, अब इंडिया में महंगाई कम हुई और लगभग 5 से 7% के बीच रहती है। और राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, 1991 से पहले जहां देश में प्राइवेट सेक्टर काफी कम थे, इस पॉलिसी के बाद देश में प्राइवेट सेक्टर बढ़े। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ने प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को बढ़ाया और अब बैंकिंग के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, टूरिज्म में और तो और इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर काफी आगे बढ़ रहा है। तो ये अपने को मिले बेनिफिट। अपने को नुकसान क्या मिले? तो कुछ नुकसान देखने को मिले, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म से एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई बेनिफिट नहीं मिला। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी स्लो हो गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोई बेनिफिट मिला। तो याद रखना, इकोनॉमिक रिफॉर्म से बेनिफिट केवल और केवल सर्विस सेक्टर को मिला है। 1991 की पॉलिसी से एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोई बेनिफिट नहीं मिला।
अब इनको बेनिफिट क्यों नहीं मिले, डोंट वरी, ये अभी मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो ये सर्विस सेक्टर को बेनिफिट क्यों मिला, क्योंकि ये मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 3 नंबर में एग्जाम में सवाल बन जाता है, तो डोंट वरी 3 नंबर के लिए एक्सप्लेन कर रखा है। एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों डाउन था, ये भी 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन कर रखा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों डाउन था, ये भी 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन कर रखा है। तो इन तीनों सेक्टर के ऊपर अलग से क्वेश्चन बन जाते हैं, डोंट वरी मैं इसको पढ़ाऊंगा। बाकी भी मैं 3, 4, 5 से पढ़ा देता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड में आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डाउन क्यों हुआ। हाँ भाई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का तीसरा नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ा कि देश में असमानता बढ़ गई। जब हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया तो जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी इंडिया में आई, अक्सर उन्होंने अपना शहरी क्षेत्र में अपनी कंपनी स्थापित करी, जिससे शहर तो आगे बढ़ गए लेकिन रूरल एरियाज आगे नहीं बढ़ पाए और गांव में और शहरों में एक गैप आ गया, एक असमानता आ गई। इसी के साथ साथ सेक्टर्स के बीच भी इम्बैलेंस आ गया, क्योंकि आपको पता है सर्विस सेक्टर तो आगे बढ़ गया था लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह गए थे। तो सेक्टर्स के बीच भी एक असमानता थी और गांव और शहरों में भी एक असमानता थी। उसके बाद चौथा नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि इंडिया को जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिली। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है कि देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन उस लेवल से देश में रोजगार नहीं बढ़ रहा, और ऐसा इंडिया में पाया। 1991 के बाद देश का जीडीपी तो बढ़ा लेकिन देश में बेरोजगारी बनी रही, क्योंकि ये जो जीडीपी बढ़ रहा था ये देश में आने वाली नई तकनीक और नई मशीन की वजह से बढ़ रहा था। और जब नई तकनीक और नई मशीन आती है तो लोगों को काम पे रखा नहीं जाता, बिकॉज मशीनें उनका काम करती है एंड लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो नई तकनीक और नई मशीन से देश का जीडीपी तो बढ़ा लेकिन देश में बेरोजगारी बनी रही। एलपीजी पॉलिसी जो है देश में रोजगार जॉब क्रिएट नहीं कर पाई, बिकॉज हम नई तकनीक और मशीन के माध्यम से प्रोडक्शन कर रहे थे। पांचवा पॉइंट, इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म। बच्चों कोलोनियलिज्म का मतलब होता है एक व्यक्ति का या एक देश का दूसरे देश पे राज करना। वंस अगेन दोबारा से अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज आ चुका था, लेकिन इस बार अंग्रेजों का नहीं, अंग्रेजी वस्तुओं का। जब बड़ी बड़ी एमएनसी इंडिया में आई तो इंडिया के लोगों को उन विदेशी वस्तु पसंद आई। इंडिया के लोगों को सैमसंग नोकिया जैसे फोन पसंद आए, उनको मोटरोला और एलजी जैसे फोन पसंद नहीं आए। तो इंडिया में अब अंग्रेजी लोग तो नहीं थे लेकिन अब विदेशी वस्तु इंडिया में आ रही थी, उनका बुट बढ़ रहा था और इंडिया के लोग विदेशी वस्तु पसंद कर रहे थे, जिसकी वजह से विदेशी वस्तु की डिमांड बढ़ रही थी एंड अपने देश की गुड्स की डिमांड घट रही थी। जैसे क्या बोलते हैं इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म की बोलता है फॉरेन गुड्स पर डिपेंडेंसी बढ़ रही थी और इंडियन मार्केट, इंडियन गुड जो है एक्सप्लॉइट हो रही थी। हमारे लोकल इंडस्ट्रीज जो देश की इंडस्ट्री थी उनको नुकसान हो रहा था। एंड आखिरी है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म देश में बढ़ रहा था। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कि जब लोग किसी वस्तु की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड बेफालतू में उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं जबकि उतने की नीड नहीं है। जब इंडिया में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी आई, बड़े बड़े ब्रांड आए, तो इंडिया के लोग उन ब्रांड्स की ओर आकर्षित हुए एंड बेफालतू में उन ब्रांड्स के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने लगे। जैसे कि अगर आप लिवाइस की जींस परचेस करते हैं तो 5-10 हजार रुपए की जीन्स आती है, जबकि इतने की नीड नहीं है, 1000-1200 रुपए की जीन्स भी आ सकती है। बट लोग जो है ब्रांड्स की ओर अट्रैक्ट हुए एंड बेफालतू में एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने लगे। आईफोन 1.5 लाख के आसपास का आता है, जबकि 25 से 30 हजार के अंदर भी एक मोबाइल फोन आ सकता है, लेकिन लोगों को 1.5 लाख रुपए खर्च करने हैं, ब्रांड्स पे खर्च करना है। इसको बोलते हैं क्या, कंज्यूमरिज्म। कि इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ लग्जरी ब्रांड्स, कि इंडिया में लग्जरी ब्रांड्स आए, लग्जरी ब्रांड्स बढ़े, जिसकी वजह से बहुत सारा एक्सेसिव स्पेंडिंग, लोग जो है बेफालतू का खर्चा करने लगे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपने को ये नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले। अब पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिस्कस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म को डिस्कस कीजिए इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। जब सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर की बात की जाए कि इनके कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक रिफॉर्म को डिस्कस कीजिए, तो आपको एक 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट और 6th पॉइंट लिख के आना है। कौन कौन सा जी, आपको ये 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट और 6th पॉइंट लिख के आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये 3 से लेके
6 तक पॉइंट लिख के आने हैं। अब बात करते हैं एक एक करके अपन लोग। पहले सर्विस सेक्टर की एग्जाम में 3 नंबर में आता है, सर्विस सेक्टर कैसे आगे बढ़ा। फिर बात करेंगे एग्रीकल्चर डाउन कैसे हुआ और इंडस्ट्री डाउन कैसे हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, कि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के लिए मेजर फैक्टर्स जो है कौन कौन से है। तो पहला पॉइंट है लिबरलाइजेशन, कि जैसे ही इंडिया में लिबरलाइजेशन आया, सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस को काफी कम कर दिया, तो इसकी वजह से आईटी सेक्टर आगे बढ़ा, टेलीकॉम सेक्टर आगे बढ़ा, बैंकिंग सेक्टर आगे बढ़ा, एज वेल एज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी आगे बढ़ा। एंड ये देखेंगे ये सभी सेक्टर जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो लिबरलाइजेशन के आने से प्राइवेट सेक्टर ने देश में सर्विस को काफी आगे बढ़ाया एंड देश में सर्विस सेक्टर काफी आगे बढ़ा। सेकंड पॉइंट बोलता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के अंदर भी तो एक देश दूसरे देश से सर्विस लेता है, तो जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ उससे आउटसोर्सिंग हुआ एंड आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी अब हम दूसरे देश को सर्विस दे रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया में सर्विस सेक्टर काफी आगे बढ़ता हुआ दिखा, बिकॉज अब हम सर्विस जो है बाकी देशों को भी प्रदान कर रहे थे। तो बोलता है स्किल्ड और चीप लेबर की वजह से इंडिया एक हब बन गया विदेशी कंपनियों के लिए। अब इंडिया विदेशी कंपनियों को अच्छी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोलता है आईटी ग्रोथ। 1991 की पॉलिसी के बाद इंडिया में तकनीक भी काफी आगे बढ़ी, इंडिया में आईटी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली। ठीक है, इंटरनेट आया इंडिया में, मोबाइल फोन आए इंडिया में, एटीएम वगैरह आए एंड इनसे भी जो है देश में सर्विस सेक्टर जो है काफी आगे बढ़ी। एंड लास्ट बोलता है वंस अगेन वही ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से और भी सर्विस देश में बढ़ी। फॉर एग्जांपल शिपिंग सर्विस, ट्रैवल सर्विस और आईटी सर्विस, कि अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा था लोग देश आपस में कनेक्ट हो रहे थे, तो शिपिंग सर्विस, शिप यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां जा रहा है, ट्रैवल सर्विस लोग यहां से वहां जा रहे हैं, वहां से यहां आ रहे हैं, तो ये भी तो सर्विस ही है, शिपिंग और ट्रैवल। तो ग्लोबलाइजेशन, शिपिंग सर्विस, ट्रैवलिंग सर्विस, ये सब भी आगे बढ़ा। तो ये 4 फैक्टर है जो इंडिया में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? तो उसके 4 रीजन है। पहला, लेस गवर्नमेंट सपोर्ट। सरकार ने 1991 के बाद एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं किया। सरकार ने इरिगेशन पे होने वाला खर्चा, सड़कों पे होने वाला खर्चा एंड बिजली पर होने वाला खर्चा कम कर दिया। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे खर्चे कम कर दिए। फर्टिलाइजर सब्सिडी कट, सरकार जो सब्सिडी प्रोवाइड करती थी किसानों को, किसके लिए? फर्टिलाइजर के लिए। अब सरकार जो है सब्सिडी प्रदान नहीं करती थी किसानों को, अब अपनी जेब से ही ज्यादा पैसा पे करना पड़ता था, जिससे कि किसानों की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई, फार्मिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई। फोकस ऑन एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने कैश क्रॉप पर फोकस किया। हम वही जूट, कॉटन, इंडिगो, इस सब पर फोकस कर रहे थे ताकि हम जो है देश के बाहर वस्तु को एक्सपोर्ट कर सके। हमने फूड ग्रेन्स, अनाज पर फोकस नहीं किया, जिससे कि देश में अनाज की सप्लाई, फूड ग्रेन की सप्लाई कम हो गई एंड सप्लाई कम होने की वजह से उस अनाज के जो दाम है वो बढ़ गए। आपको पता होगा जब किसी वस्तु की सप्लाई कम होती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में चौथी एडवर्स इंपैक्ट ये था ग्लोबल कंपटीशन, कि इंडियन फार्मर को कॉम्पीट करना पड़ा सस्ती विदेशी वस्तुओं से। इंडिया जो है बाहर से सस्ती एग्रीकल्चर गुड्स इंपोर्ट कर रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया के किसानों को विदेशी अनाज से, विदेशी वस्तुओं से कॉम्पीट करना पड़ा। ये भी एक एडवर्स इंपैक्ट है किसका? एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो दीज आर 4 पॉइंट जो बताते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन क्यों था। उसके बाद बोलता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी हमारा काफी डाउन हो चुका था। क्यों? चीपर इंपोर्ट, बोलता है विदेशी वस्तु इंडिया में आ रही थी, जैसे कि चाइना के माल। अब चाइना के माल इंडिया में आएंगे, आपको पता है चाइनीज माल सस्ते होते हैं। ठीक है, भले ही इतने अच्छे नहीं होते, बट इंडिया के लोगों को सस्ता माल चाहिए, तो चाइना का माल इंडिया में आ रहा था, जिसकी वजह से इंडियन मेड गुड्स, भारत की बनी वस्तु रिप्लेस हो गई। लोगों को चाइना का सस्ता माल पसंद आ रहा था, इंडियन माल पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो गई एंड इंडस्ट्री डाउन हो गई।
दूसरा, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इतना अच्छा नहीं है और उस समय भी इतना अच्छा नहीं था। बोलता है पावर सप्लाई नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, अच्छी सड़कें नहीं थी, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर डाउन हुआ। एंड थर्ड पॉइंट बोलता है लिमिटेड एक्सेस टू फॉरेन मार्केट, इंडिया के लोग अपनी वस्तु दूसरे देश में नहीं बेच पा रहे थे, बिकॉज दूसरे देशों ने, फॉर एग्जांपल डेवलप कंट्री ने, मान लो यूएसए वगैरह ने अपने देश में ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे कि फॉर एग्जांपल कि वो तो अपनी वस्तु इंडिया में बेच सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी वस्तु उनके देश में बेचने जाते थे तो वहां पे उन्होंने बैरियर्स, बाधा लगा रखी थी, हम अपनी वस्तु वहां नहीं बेच पाते थे। तो वही बोलता है कि विदेशी मार्केट तक हमारी पहुंच काफी कम थी, हम अपनी वस्तु बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से भी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर डाउन रही। तो 3 पॉइंट है जो बताते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों डाउन था। ठीक है जी। और उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक सेल क्या होता है। तो जब 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 सरकारी कंपनी का 51% या उससे ज्यादा हिस्सा, जब सरकारी कंपनी का 51% या उससे अधिक हिस्सा प्राइवेट को बेचते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सेल। लेकिन जब उसी सरकारी कंपनी का 49% या उससे कम हिस्सा प्राइवेट को बेचते हैं तो क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। यहां पे बोलता है 50% या उससे ज्यादा, एंड सॉरी 51% या उससे ज्यादा, एंड यहां बोलता है 49% या उससे कम। उसके बाद होता है बाइलेटरल ट्रेड, जब व्यापार केवल दो देश के बीच होता है उसे क्या बोलते हैं, बाइलेटरल ट्रेड। लेकिन जब व्यापार होता है दो से अधिक देश के बीच, क्या बोलते हैं उसको, मल्टीलेटरल ट्रेड। फिर आता है टैरिफ बैरियर, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, टैक्स वाले बैरियर। जब व्यापार करते समय टैक्स वाले बैरियर सामने आते हैं तो उसको बोलते हैं टैरिफ बैरियर। द बैरियर विच आर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट, जो इंपोर्ट पर लगाए जाते हैं ताकि इंपोर्ट जो कॉस्टली हो जाए एंड हम लोग बाहर से इंपोर्ट ना करें, हम लोग अपने देश से ही इंपोर्ट करें, हम लोग अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोडक्ट करें, बाहर से वस्तु ना खरीदें। तो जब इंपोर्ट पर टैक्स लगाया गया ताकि देश की इंडस्ट्री को, देश की वस्तु को बढ़ावा दिया जा सके, तो उसे क्या बोला जी, टैरिफ बैरियर। जैसे कि कस्टम ड्यूटी, ये भी एक प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज। ठीक है। एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर, ये भी व्यापार को रोकने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रोकने के लिए एक प्रकार की बाधा होती है, बट ये टैक्स के अलावा होती है। क्या बोलता है, वो बैरियर जो हमने क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट की मात्रा पर लगाए, याद है कुछ कोटा, याद करो। तो कोटा क्या है प्रकार का, नॉन टैरिफ बैरियर। तो जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की मात्रा पर क्या लगाते हैं, बाधा लगाते हैं कि आप इससे अधिक मात्रा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं उसको, नॉन टैरिफ बैरियर। ये टैक्स वाले होते हैं और ये टैक्स वाले नहीं होते। ठीक है। इसमें आपको शामिल क्या होता है, एक तो कोटा, उसके अलावा लाइसेंस। इस लाइसेंस भी एक प्रकार की बात है कि आप पे लाइसेंस नहीं है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो लाइसेंस भी एक प्रकार का बैरियर है कि बगैर लाइसेंस से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉसिबल नहीं है, तो लाइसेंस भी क्या हो जाएगा आपका, नॉन टैरिफ बैरियर। समझ में आ गया। तो ये कुछ आवश्यक टर्म्स थे जो चैप्टर के लिए क्या थे, काफी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। तो इस चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। होपफुली चैप्टर समझ में अच्छे से आ गया होगा। यहाँ पे मैंने आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आप एक बार देखेंगे अपने बुक में, कवर अप कर चुका हूं मैं। ठीक है। ये मेरी इंस्टा आईडी है, ये हमारी सीबीएसई इकोनॉमिक्स वाली आईडी है। आपको कोई नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। कुछ इश्यू हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड मेरे को मेल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ, जिसका नाम क्या है जी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।